हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है धनात्मक योगात्मक बहुलीकरण। वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या उनके प्रोसेस हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। आज अपन योगात्मक बहुलीकरण के अंदर ऋणात्मक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ेंगे। तो ऋणात्मक योगात्मक बहुलीकरण, तो देखिए सबसे पहली चीज अपने पास आती है कि अपने को जो बहुलीकरण स्टार्ट करता है, जो इनिशिएटर है या प्रारंभिक पदार्थ है, उससे के विषम अपघटन से अपने को एक ऋणायन चाहिए जो इस बहुलीकरण क्रिया को स्टार्ट कर सके। धनात्मक योगात्मक बहुलीकरण के अंदर अपने पास क्या होता है, एक धनायन होता है। वैसे ही यहां अपने पास प्रारंभिक पदार्थ से क्या मिलना चाहिए, अपने को ऋणायन। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये बहुलीकरण की क्रिया जो है वो क्षार की उपस्थिति में होती है, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि क्षार जो होता है वो मोस्टली, अगर अपन किसी प्रबल क्षार की बात करें जैसे NaOH हो गया, तो ये क्या करता है, जल के अंदर OH आयन फ्री कर देता है, और ऋणायन जब फ्री होगा हाइड्रोक्सी आयन मान लेते हैं, तो ये इस योगात्मक बहुलीकरण को स्टार्ट कर देगा। वैसे ही आप यहां कोई लुईस क्षार भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप जनरली कोई प्रबल क्षार ले सकते हो या कोई लुईस क्षार ले सकते हो। तो देखिए सबसे पहले बात अपने पास आती है कि ये बहुलीकरण के अंदर ये किसकी उपस्थिति में करवाया जाना है, क्षार की उपस्थिति में, और क्षार द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस वजह से इस बहुलीकरण को क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। जैसे अपन पहले वाले धनायन वाले में अपन क्या कह रहे थे, अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, वैसे ही इसको क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहा जाता है। तो जल्दी अपन स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन जानते हैं उस बहुलीकरण क्रिया में अपन पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट पद होता है इसका, उसे अपन क्या पढ़ते हैं, प्रारंभिक पद या प्रारंभन पद। और इस प्रारंभन पद के अंदर अपन क्या करते हैं, जो प्रारंभिक पदार्थ लेते हैं उसका विषम अपघटन करते हैं। यहां मुक्त मूलक के अंदर सम अपघटन करते हैं और आयनिक वाले बहुलीकरण में अपन विषम अपघटन करते हैं। तो यहां अगर मैं जैसे NaOH डाल दूं, आप यहां कोई भी क्षार यूज कर सकते हो, ठीक है ना। BOH से भी दिखा सकते हो, उसे BA से भी दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब मैं इसका विषम अपघटन करूं तो Na अलग हो जाएगा मेरे पास और OH माइनस अलग हो जाएगा। और अगर मैं इसको BA से व्यक्त करूं, ये मतलब सेबल बना रहा हूं इसका, तो इसे अगर मैं तोड़ना चाहूं तो किस में तोड़ सकता हूं, B माइनस और A प्लस में, मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप यहां कोई भी क्षार यूज कर सकते हो। तो मैं यहां एक बार ये NaOH लेके अपन ये स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब अपनी जो मोनोमर होगी, एकलक इकाई होगी, तो जैसे मैं यहां डाल देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां XY जो भी अपन लिखना चाहें वो यहां लिख सकते हैं, या कोई इकाई लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो मोस्टली बेटा यहां पे जो बात आती है कि ये वाला जो X है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो आप यहां डिक्लेयर कर सकते हो इस चीज को कि यहां X बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही भी बोल सकते हो इसे, आकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, जैसे Cl वगैरह मान सकते हैं अपन। यहां अगर पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाएंगे तो यहां Cl आ जाएगा। क्लियर। अब इस प्रारंभिक पदार्थ पर अपन किसकी क्रिया करवाएंगे, नाभिक स्नेह की, मतलब ऋणायन की। अब देखिए बच्चों, मोस्टली इस ऋणायन को क्रिया कहां करनी चाहिए, इस C पर करनी चाहिए, और एक्चुअल में करता भी है यहीं पे। लेकिन बाद में इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट आ जाता है और पुनः विन्यास के दौरान ये वापस इस समूह पर चला जाता है।
ये चीजें मैं आपको वो मेन अपने जो 4 चैप्टर होने वाले हैं 10, 11, 12, 13 वाले, तो वहां मैं आपको इन चीजों को विस्तार से समझाऊंगा। तो मैं अगर OH को यहां डिक्लेयर कर देता हूं CH2 पर, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस पर बन जाएगा, क्योंकि जब दोनों इलेक्ट्रॉन देगा ना ये, तो मैं इसकी डायरेक्टली क्रिया यहां नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में स्टार्ट में इसकी क्रिया यहां पर हो रही है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां पे। तो यहां कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास कार्ब ऋणायन। क्लियर? तो देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप यही होता है, चाहे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ो, चाहे धनायन योगात्मक बहुलीकरण पढ़ो, चाहे ऋणायन योगात्मक बहुलीकरण पढ़ो, उसमें पहला और दूसरा पद दोनों में मतलब तीनों में सेम ही है। पहले पद में अपन हमेशा क्या करेंगे, प्रारंभिक पदार्थ को अपघटित करेंगे, उससे अपना अभिकर्मक बनाएंगे। अगर अपन मुक्त मूलक कर रहे हैं तो वहां मुक्त मूलक बनेगा, समास अपघटन होगा। और धनायनी योगात्मक बहुलीकरण कर रहे हैं तो वहां अपने को धनायन बना के उसे यूज करना है, क्योंकि बनेंगे दोनों ही, धनायन और ऋणायन दोनों ही। और ऋणायनी योगात्मक बहुलीकरण के अंदर अपने को किसका यूज करना है, ऋणायन का यूज करना है। सेकंड पद जो इसका है उससे अपन क्या कहते हैं, संचरण पद कहते हैं। यह अभिक्रिया समाप्त होने के ठीक पहले तक चलता है। अब इस स्टेप के अंदर कोई विशेष काम नहीं करना अपने को, सभी के अंदर कॉमन बात है, यही काम आपको रिपीट करते रहना है, बार बार ये क्रिया चलाते रहना है। तो इसका मतलब मैं इस, क्योंकि ये अपना एक्टिव हो चुका है ना, अब सक्रिय हो चुका है ये मोनोमर, तो इस एक्टिव एकलक इकाई की क्रिया मैं वापस किससे करूंगा, दूसरी एकलक इकाई से करूंगा। तो यहां मैं HOCH2CHX, ये तो अपना वो एक्टिव मोनोमर हो गया। नेक्स्ट दूसरा मोनोमर, इसी को रिपीट कर लेंगे अपन यहां, तो CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो यहां अपने पास बन जाएगा HOCH2CHX, यहां CH2CHX और यहां माइनस। ये क्रिया मतलब इसी प्रकार स्टेप टू स्टेप चलती रहनी है। तो यहां मैं एक बार में इसे खत्म करने के लिए क्या कर लेता हूं, जैसे HOCH2CHX CH2CHX माइनस। अब मैं इसकी क्रिया किससे करवाऊंगा, है ना, दोबारा मोनोमर इकाई से। तो बार बार रिपीट नहीं करके मैं यहां क्या कर दूंगा, N लगा दूंगा, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां मैंने N यूज किया है, तो N के लिए मैं क्या कर लूं, इसमें से एक इकाई ले लूं, ये जैसे ये वाली ले ली मैंने, या ये वाली इकाई ले ली। क्लियर? और ये प्रोसेस आगे चलता रहना। तो ये अपना संचरण पद हो जाएगा। थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, समापन करते हैं इसका। अब देखिए बच्चों, समापन करने के लिए भाई कुल मिलाकर अपने को क्या करना होता है, मुक्त मूलक के अंदर जो मुक्त मूलक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है उसे खत्म करना है। धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण में जो धनायन है उसे खत्म कर दो, क्योंकि एक्टिवता इन्हीं की वजह से तो आ रही है, इन्हीं की वजह से ये सक्रिय हुए हैं। तो ये आवेश वगैरह इनके हटा दो, मतलब किसी दूसरे विपरीत आवेश से जोड़कर इन्हें ब्लॉक कर दो। तो आप समझ गए होंगे शायद कि समापन करने के लिए अपने को क्या करना है, नेगेटिव पोर्शन है तो आप किसी प्लस वाले को यहां लाके जोड़ दो। प्लस वाले को लाके जोड़ने का मतलब हुआ कि बाहर से आप कोई प्लस वाला अभिकर्मक डाल दो यहां बाह्य पदार्थ। क्योंकि यहां एक बात और सोचने वाली है कि इसका स्वाभाविक समापन या स्व समापन नहीं होता है, जैसे कि धनायनिक योगात्मक में हुआ था एक स्टेप में। उसमें क्या हो रहा था कि इसके नजदीक, यानी जब ये कार्ब धनायन था ना, तो उसके पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन मतलब H+ बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन का त्याग कर देता है और वो अपना आवेश खत्म कर लेता है।
तो इस प्रकार से वहां जो समापन हो रहा था उसको अपन स्वाभाविक समापन कह रहे थे, लेकिन वो स्वाभाविक समापन यहां पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऋणायन को खत्म करने के लिए अब क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा ये H माइनस तो निकाल नहीं सकता अपने आप। अब आप कहोगे कि सर जब H प्लस निकल सकता तो H माइनस भी तो निकल सकता है ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्सचेंज हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन का ही हो सकता है, किसी धनायन यानी नाभिक का नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां से केवल किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में समापन होगा, और उस समय आपको क्या कर देना है, बाह्य पदार्थ द्वारा। तो HOCH2 CHX CH2 CHX CH2 CHX माइनस, और यहां मैं ले लेता हूं कोई प्लस वाला। अब ये मैं जो पदार्थ डालूंगा इसके साथ जो माइनस का होगा, माइनस वाला कहां चला जाएगा, इस Na के साथ चला जाएगा, मतलब यहां जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो HOCH2 CHX CH2 CHX N CH2 CHX, और यहां E को मैं ऐड कर देता हूं। E का मतलब कोई भी प्लस वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये तीन पदों में ये आपका ऋणात्मक योगात्मक बहुलीकरण जो वो खत्म हो जाता है। तो बच्चों को डाउट है इसमें? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेम प्रोसेस है, तीनों में सेम प्रोसेस का मतलब हुआ ये स्टेप चाहे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ो, चाहे धनायनिक पढ़ो, चाहे ऋणायनिक पढ़ो, बस एक ही बात आपको याद रखनी है, जो प्रारंभिक पदार्थ आपको लेना है उसे आपको याद करना कि कौन सा है, और उस पदार्थ का सबसे पहले अगर मुक्त मूलक कर रहे हो तो समास विदलन करके अपना अभिकर्मक बना लो। धनात्मक या ऋणात्मक योगात्मक बहुलीकरण कर रहे हो तो आप उसका विषम अपघटन करके अपना धनायन या ऋणायन जो भी आपको आवश्यकता है वो अभिकर्मक ले लो, और उसके बाद आप उसे जो मोनोमर इकाई है उस पर उसकी क्रिया करवा दो और उसे एक्टिव बना दो। ये आपका पहला काम होता है। सेकंड काम में कोई विशेष नहीं, क्योंकि जैसे आपने एक्टिव किया वही प्रोसेस आपको लगातार चलाते रहना है, मतलब जो एक्टिव मोनोमर है उसकी अन्य मोनोमर या अन्य एकलक इकाइयों पर लगातार क्रिया करवाते जाओ। ये सेकंड पद हो जाएगा। थर्ड पद जो है समापन वाला, उसमें थोड़ा चेंजेज है, और वो चेंजेज आप पढ़ चुके हो कि जो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण है उसका समापन 4 तरीके से हो सकता है, धनायनिक वाले का 2 तरीके से हो सकता है, ऋणायन वाले का किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में पॉसिबल है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि Na भी इसे ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अपने सिलेबस की अगर अपन बात करें तो बाह्य पदार्थ से इसे ब्लॉक करना है। फिर भी बच्चों अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या डाउट आपके रहता है तो आप कृपया करके जरूर मेरे से पूछिए, किसी प्रकार की भी अगर आपकी कोई समस्या है तो ये बात आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई आप जब इस चीजों को पढ़ रहे हो तो जब आप किसी चीज की अगर कोई आपके प्रॉब्लम रहती है, जब तक आप हमें बताओगे नहीं, कोई कमेंट नहीं करोगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज आपके समझ में आई है, कौन सी नहीं आई है। और दूसरी बात ये भी है कि जितना चीजें आप पूछोगे हमसे तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या चल रहा है। तो इसलिए जितना हो सके आप अच्छे से क्लास को पढ़िए, कोई भी समस्या रहती है उसके बारे में जरूर पूछिए। तो इसके बाद अब अपने पास आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके मेरे ख्याल से क्लियर है वैसे आप कर सकते हो इसे। तो अपन इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, योगात्मक बहुलीकरण अपना हो गया, अब अपन पढ़ेंगे संघनन बहुलीकरण, सेकेंड टाइप इसका। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो बच्चों देखिए, जो संघनन बहुलीकरण है ना, उसके अंदर सबसे पहली चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए कि ये संघनन बहुलीकरण जो है वो देगा कौन, कौन सी इकाइयां प्रदर्शित करती हैं। क्लियर? जैसे योगात्मक बहुलीकरण कौन प्रदर्शित करता है? असंतृप्त एकलक इकाइयां। वैसे ही जो संघनन बहुलीकरण है वो प्रदर्शित करता है वे मोनोमर या वे एकलक इकाइयां जिनमें 2 या 3 या 2 या 2 से ज्यादा भी बोल सकते हो क्रियात्मक समूह उपस्थित हो।
क्लियर? क्या उपस्थित हो? क्रियात्मक समूह। तो ये पहली बात आपको दिमाग में रखनी है। और मोस्टली बच्चों अपन जब पढ़ेंगे यहां तो अपने पास जो मैक्सिमम जो क्रियात्मक समूह आने वाले हैं अपने सिलेबस अकॉर्डिंग, वो मोस्टली क्या क्या देखेंगे अपन? एक तो बच्चों अपन देखेंगे अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक अपन यहां पढ़ेंगे एमीन ग्रुप को क्रियात्मक समूह के अंदर। एक अपन देख पाएंगे हाइड्रोक्सी समूह को। क्लियर? अब ये तीन सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलेंगे। कुछ में हो सकता है कि ईथर वगैरह भी आ जाए या एस्टर भी आ जाए। तो एस्टर और इसका सेम प्रोसेस है, तो कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो मेनली आप इन तीन को समझ लीजिए एक बार। वो क्या है कि देखिए क्रिया कहां होती है, क्यों होती है, वो चीजें मैं आपको समझा दूंगा यहां, ठीक है ना। मेन जो 4 चैप्टर अपने आएंगे उनमें मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा। यहां एक बार आप इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि आपको ये समूह जहां भी दिखे तो आपको बगैर सोचे समझे क्या हटा देना है? ये OH हटा दो। जैसे आप ये OH हटाओगे सी पर एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये समूह आपको जहां भी दिखता है तो आप इसका H हटा दो। ये समूह जहां भी आपको दिखे तो ये बेटा डिपेंड करता है कि ये एमीन ग्रुप के साथ आया है या इस समूह के साथ आया है। अगर इसके साथ आता है तो लगभग इसका H हटेगा, और एमीन ग्रुप के साथ आता है तो इसका OH हटेगा। ठीक है? अब ये क्यों हटेंगे, ये अगर आप थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूं, आपके थोड़ा बहुत शायद दिमाग में आ जाएगा। फिर भी अगर इसमें मतलब विस्तार से अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो मैं क्या बताना चाहता हूं वो देखिए बच्चों, जैसे यहां नाइट्रोजन पे एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर मैं OH की बात करूं, मतलब R का मतलब हो गया बच्चों CH3 वगैरह, ठीक है ना। मैं यहां CH3 डाल देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, क्योंकि sp3 संकृत कार्बन जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहां ऑक्सीजन के पास भी है इलेक्ट्रॉन, और इधर इस नाइट्रोजन के पास भी है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब क्रिया करने के लिए जाएगा तो कहां जाएगा, मोस्टली प्लस भाग पे जाएगा जहां धनावेश हो। और इन कंपाउंड में धनावेश कहां पे है, इन कार्बन पे है। क्योंकि बच्चों जिस कार्बन पे NOx, ये 6 तत्व होते हैं। 6 तत्वों का मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 4 हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 6 तत्व जिस कार्बन पर होते हैं उस कार्बन पर कौन सा चार्ज रहता है, आंशिक धनावेश रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी जो है ना वो कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है। वैसे आयोडीन की नेगेटिविटी कार्बन के लगभग बराबर ही होती है, लेकिन हेलोजन गुण की वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है? तो ये 6 तत्व जिस कार्बन पर जाएंगे उस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। वरना ये 6 तत्व नहीं है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। सॉरी, क्लियर, समझ गए? तो देखिए बच्चों, अब मैं अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की क्रिया करवाना चाहूं तो यहां पे होगी, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्रिया करने के लिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को। और अगर मैं इसकी क्रिया करवाना चाहूं तो इस कार्बन पे आएगी। क्लियर? अब अपने को डिसाइड करना है कि ये वाला लोन पेयर पहले जाएगा क्रिया करने के लिए या ये वाला पहले जाएगा, क्योंकि चांसेस दोनों के पास है, ऑप्शन दोनों के पास है, दोनों जा सकते हैं क्रिया करने के लिए, क्योंकि दोनों के पास फ्री लोन पेयर पड़े हैं। तो यहां देखिए बच्चों, पहले कौन सी क्रिया होगी, ये वाली होगी, नाइट्रोजन वाली होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां इस क्रिया के अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देने हैं। और इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, इधर नाइट्रोजन और इधर ऑक्सीजन है। और अपन जानते हैं कि जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वो इलेक्ट्रॉन पहले देता है।
और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो सिंपल सी बात है कि पहले रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन वाली हो जाएगी। तो नाइट्रोजन वाली हो जाएगी तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर। और नाइट्रोजन जब इस कार्बन पर बॉन्ड बनाएगा तो यहां से कौन, देखो नाइट्रोजन जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज बन जाएगा, प्लस, और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, H+, और इधर से कौन बाहर आ जाएगा, OH। तो कुल मिलाकर यहां से जल अणु बाहर निकल जाएगा। यही रीजन सभी में लगता है, लेकिन इस रीजन में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं पूरी तरह से, क्योंकि ये काफी बड़ा होगा। तो इसलिए मैं नॉर्मली आपको बता दिया कि क्रिया जहां भी आप करवाओ ना, उसका रीजन यही होगा हर जगह। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन अगर आप पढ़ोगे, सभी रिएक्शनों में सिर्फ एक ही चीज है, इनके बीच आकर्षण और सेम आवेश के बीच प्रतिकर्षण। कौन क्रिया कहां करेगा, कब करेगा, किन परिस्थितियों में होगी, वो सब चीजें अपन वहां अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहां आपको याद क्या रख लेना है कि अगर ये समूह आपको दिखे तो क्या हटा दोगे, OH। ये दिखेगा तो क्या हटा दोगे, H। इसका बेटा OH भी हट सकता है और H भी हट सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये है किसके साथ। तो मोस्टली आप दिमाग में रख लेना कि जितने भी अपन संघनन बहुलक बनाने वाले हैं उनमें मैक्सिमम H2O बाहर निकलेगा। तो ये आपके याद रखने में सुविधा हो जाएगी कि आपको मोस्टली क्या निकालना है, H2O बाहर निकालना है। बाय द वे किसी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो वो अपन वहां उस चीज का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें हो गई दिमाग में आपकी पूरी तरह व्यवस्थित। पहली कि ये बहुलीकरण देगा कौन, वे एकलक इकाइयां जिनमें दो या दो से अधिक या मोस्टली तीन मान सकते हो, दो या तीन क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। और क्रियात्मक समूह भी अपन देख चुके हैं कि कौन कौन से आने वाले हैं अपने पास और उनमें आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां आपको बता दूं कि जैसे HO, एक बार मैं यहां R डाल देता हूं, ठीक है, प्लस HO, जैसे ये बड़ा हो गया। तो अब देखो बच्चों क्या करोगे यहां, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं अपने पास, OH हटाना था अपने को, इधर से OH हटा देना है। इधर से क्या हटेगा, क्योंकि जल निकालना ना अपने को बाहर, तो यहां से क्या हट जाएगा, H हट जाएगा। यहां से भी H हटा दो, दोनों साइड फ्री छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों साइड फ्री नहीं छोड़ो तो बीच में आपको N लगा देना होता है, तो आप यहां N लिख सकते हो। N लिखने के बाद अपन क्या लिख सकते हैं, इसे यहां से H हटेगी, H हटेगी तो क्या बचा, ORO। इधर से OH हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, OH हट गया ना, तो C बचा। ऐसे भी लिख सकते हो उसे। और यहां अगर आप ये वाला H और OH नहीं हटाना चाहो तो आप ये लगा के रख सकते हो। तो दोनों ही चीजें हैं यहां। तो समझ गए ना आप लोग कि संघनन बहुलीकरण में आपको करना क्या है, ये क्रियात्मक समूह देख लेने कौन से क्रियात्मक समूह से क्या हटेगा उनको हटा दो, फ्री बॉन्ड जो बचते हैं उनको आपस में लाके जोड़ दो, बस सिंपल है बिल्कुल। तो अब ये संघनन योगात्मक बहुलीकरण अपने पास कई तरीके से अपन बनाते हैं। कई तरीके से बनाते हैं, तो उसमें जैसे अपन पहला यहां डाल देते हैं, डाई अम्ल व डाई एल्कोहलों से। डाई अम्ल और डाई एल्कोहल, तो इसका मतलब क्या हुआ, डाई अम्ल मतलब द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल, एक इकाई अपने पास ऐसी होगी जिसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होंगे। और डाई एल्कोहल मतलब उसके अंदर दो OH ग्रुप होंगे। तो अपन यहां ले सकते हैं, जैसे अपन ने ले लिया HOCH2CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल,
सेकेंड इकाई जैसे अपन ले लें C6H4 कर देता हूं, या बेंजीन ही बना दो यहां वाले। एन लिख देंगे, टेरैथिलिक अम्ल। तो ये द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और ये वाला द्वि अल्कोहल हो गया। अब अपन क्या करने वाले हैं, यहां से तो OH हट जाएगा और यहां से H हट जाएगी। फर्स्ट और लास्ट पे अगर आप रखना चाहो तो भले ही रख देना, और नहीं रखना चाहो तो हटा दो सारे। जब ये हटाओगे तो आपके पास क्या बचा, OCH2 CH2 O, दोनों ऐसे हटा दी मैंने, ये बचा मेरे पास। ऐसे ही बच्चों जब मैं यहां से OH हटाऊंगा तो क्या बचेगा, C बचेगा, C जुड़ेगा ना इस पे आगे, तो यहां मैं डायरेक्टली C जोड़ देता हूं। तो NH2O, यहां अगर मैं H और OH रखना चाहूं तो यहां NH2 बाहर निकल जाएगा। तो वो आप दोनों में से कोई भी करो भले। तो यहां देखिए ये जो अपने पास बना डेक्रोन बना है, टेरिलेन या डेक्रोन, तो ये जो आपने बनाया है ये डाई अम्ल और डाई एल्कोहल से आपने ये संघनन बहुलीकरण किया है। क्लियर। अब देखिए बच्चों दूसरा जो अपन करने वाले हैं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे दूसरा अपन करने वाले हैं डाई एमीन कर देता हूं, वह डाई अम्ल। मतलब यहां मैंने क्या लिया है, एक मोनोमर के अंदर मैंने 2 एमीन समूह रखने हैं और दूसरी मोनोमर है वहां पर मेरे को 2 कार्बोक्सिलिक समूह रखने हैं। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों यहां मैं रख लेता हूं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और एक मैं रख देता हूं यहां एडीपी कमल। क्लियर। तो मैं क्या करूं, यहां से H हटा दूं, यहां से OH, चलो यहां से OH हटा देता हूं, क्या बचा बेटा, जब यहां से मैं H हटा रहा हूं तो मेरे पास क्या बचा है, NH CH2 होल 6 NH, ये बचा। इधर से जब मैं OH हटाता हूं तो C बचा हुआ, उसको मैं यहां ऐड कर देता हूं। H2O। तो यहां देखिए बच्चों ये जो आपके पास बहुलक बन रहा है ये नाइलॉन 6 यहां जो 6 और 6 2 बार लिखा गया है, ये इसमें जो दोनों इकाइयां उनमें 6 कार्बन है। ये याद रखने का तरीका भी इससे कि नाइलॉन 6 के अंदर जो दोनों मोनोमर इकाई हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कमल, दोनों के अंदर टोटल कार्बन नंबर जो है वो कितने हैं, 6 और 6 दोनों इकाइयों में। इस वजह से इसे नाइलॉन 6 और 6 कहा जा रहा है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से आप इजीली इनको बना सकते हो। जैसे अभी अगर अपन बनाए, अपन ने किसका बना दिया, डाई अल्कोहल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया, डाइएमीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया। तो देखिए बच्चा यहां जो ये बॉन्ड बना है, ये वाला कार्बोनिल कार्बन और एमीन ग्रुप के बीच जो बॉन्ड बनता है इससे अपन एमाइड बंध कहते हैं। और वहां जो बना था पिछले वाले में
वो कौन किसके बीच बना बेटा, सी ये वाला जो बॉन्ड है कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनता है, इसे एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो वो वाले जो बहुलक अपने पास जैसे डेक्रोन बना था वो क्या है, एक पॉलीएस्टर है, और ये वाला जो बहुलक है ये क्या है, पॉली एमाइड है। ठीक है, तो अब अगर मैं और भी संघनन बहुलक बनाना चाहूं तो जैसे मैं डाई एल्कोहल ले लूं, 2 इकाइयां ले लेता हूं जिसमें यहां एन डाल दूं, तो इसमें भी पॉसिबल है। इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी इकाई अपने पास बहुत सारी हैं, तो एक इकाई से OH जाएगा और एक इकाई से H जाएगा, तो कुल मिलाकर वो जल अणु बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास यहां बन जाएगा RO। तो यहां से एक जगह से मैंने OH हटा लिया और एक जगह से H हटा लिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप ये संघनन बहुलीकरण बना सकते हो। जैसे आपने एक जगह एल्कोहल ले लिया, एक जगह एमीन ले लिया, तो एमीन से H चला जाएगा और एल्कोहल से OH चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये बहुलक बना सकते हो। तो आप एक बार ये संघनन बहुलक बना के देख लेना। कोई समस्या रहती है तो आप वो मेरे से जरूर पूछना।